नमस्कार। टॉमस हार्डी के उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की समरी मैंने पहले अपलोड की थी और आज की इस वीडियो में हम हीरो जो है माइकल हेंचर्ड उसका कैरेक्टर स्केच देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, परिचय उसका। माइकल हेंचर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉवल एज अ 21-year-old यंग हेयरड्रेसर। यानी माइकल हेंचर्ड इस उपन्यास में एक 21 साल का युवा घसियारा है। ही इज़ द चीफ कैरेक्टर इन द नॉवल। इस उपन्यास का वो मुख्य पात्र है। इनफैक्ट वास्तव में माइकल हेंचर्ड इज़ द मोस्ट पावरफुली ड्रॉन कैरेक्टर ऑफ हार्डी। माइकल हेंचर्ड जो सबसे ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से ड्रॉ किया गया है ऐसा कैरेक्टर है हार्डी का। एज एवरक्रॉम्बी रिमार्क्स, जैसा कि एवरक्रॉम्बी ने टिप्पणी की है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट इंस्टेंस, यानी वो सबसे बड़ा उदाहरण है ऑफ मैस्कुलिन कैरेक्टराइजेशन इन हार्डीज़ फिक्शन। यानी हार्डी के उपन्यासों में जो मैस्कुलिन यानी जो पुरुष कैरेक्टर हैं, पुरुष पात्र हैं, उनका महानतम उदाहरण माइकल हेंचर्ड है। ही इज़ कंसीव्ड एज अ मैन ऑफ कैरेक्टर बाय हिज क्रिएटर। यानी क्रिएटर यहाँ पर कौन हुआ? हार्डी हुआ। तो हार्डी ने खुद उसको अ मैन ऑफ कैरेक्टर कहा है, यानी एक चरित्रवान व्यक्ति। हिज कैरेक्टर कैन ईजिली बी समड अप इन वन सेंटेंस अटर्ड बाय लुसेटा। तो लुसेटा इसी उपन्यास की एक पात्र है और उसने एक सेंटेंस बोला है माइकल हेंचर्ड के बारे में। तो उस एक सेंटेंस में हम समरी बता सकते हैं इसके कैरेक्टर की, दैट ही इज़ अ हॉट टेम्पर्ड मैन, कि वो एक गर्म स्वभाव वाला व्यक्ति है। अ लिटिल प्राउड, थोड़ा घमंडी है। परहैप्स एम्बिशियस, शायद महत्वाकांक्षी है। बट नॉट अ बैड मैन, लेकिन एक बुरा व्यक्ति नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में माइकल हेंचर्ड स्टैंड्स आउट एमंग ऑल अदर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल। यानी जितने भी दूसरे पात्र हैं इस उपन्यास के, उनमें सबसे ऊपर है माइकल हेंचर्ड। हार्डी हिमसेल्फ सेड, हार्डी ने खुद कहा है, द स्टोरी इज मोर पर्टिकुलरली अ स्टडी ऑफ वन मैन्स डीड्स एंड character than perhaps any other of those included in my exhibition of Wessex life। यानी ये जो कहानी है ख़ास तौर पर एक मनुष्य के कार्यों की और उसके चरित्र की कहानी है, बजाय दूसरे पात्रों की जो कि वेसेक्स के दिखाए गए हैं। वेसेक्स वो क्षेत्र है जिसका डिस्क्रिप्शन रहता है हमेशा टॉमस हार्डी के नॉवेल्स में, और इस वेसेक्स की वजह से ही उसको रीजनल नॉवेल्स कहा जाता है, क्योंकि उसके सारे नॉवेल्स में वेसेक्स का जिक्र रहता है। तो ये जो कहानी है मेनली माइकल हेंचर्ड की कहानी है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, हिज फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उसकी शारीरिक छवि। फिजिक कैसी है, देखने में कैसा है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी भी व्यक्ति का, वो उसकी अपीयरेंस का होता है ना। कि कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, उसके मैनर्स कैसे हैं, वो तो बाद में हमें उसके व्यवहार से पता चलता है, उसकी बातचीत से पता चलता है। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपकी अपीयरेंस का होता है। तो उस माइकल हेंचर्ड की फर्स्ट जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसी है, देखिए। हेंचर्ड्स फिजिकल अपीयरेंस इज़ द इंडेक्स ऑफ हिज कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। तो हेंचर्ड की जो शारीरिक छवि है वो उसके चरित्र और उसके व्यक्तित्व की एक इंडेक्स है, मतलब उसमें दिखाई देता है। एज द नॉवल ओपन्स, जब ये उपन्यास खुलता है, ही अपीयर्स बिफोर अस, तो वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है एज अ यंग हेयरड्रेसर, एक युवा घसियारे के रूप में। अ मैन ऑफ फाइन फिगर, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका फिगर बहुत बढ़िया है। स्वार्थी, मतलब कि उसका थोड़ा स्किन डार्क है। अब क्योंकि जो घास का काम करेगा या फिर जो मेहनत करने वाले मजदूर लोग होते हैं, वो उनकी स्किन अक्सर डार्क हो ही जाती है, धूप ताप में रहते हैं। तो उसी प्रकार की उसकी स्वार्थी, मतलब कि डार्क स्किन है। एंड स्टर्न इन आस्पेक्ट विद एन ऑकवर्ड ड्रेस हैंगिंग ऑन हिज शोल्डर्स।
तो जो उसका स्टर्न माने होता है कठोर, और आस्पेक्ट माने वैसे चेहरे को भी बोलते हैं, पहलू होता है, यानी उसकी जो फिजिक है वो कठोर है। मेहनत करने वालों की आपने देखा होगा फिजिक होती है, बड़ी मजबूत कदकाठी के होते हैं मेहनत करने वाले लोग, तो मेहनतकश व्यक्ति है वो, वैसा ही उसका फिजिक है। और एक ऑकवर्ड ड्रेस हैंगिंग ऑन हिज शोल्डर्स, और उसके कंधों पर एक ऐसी ही ड्रेस ऊबड़ खाबड़ सी लटकी हुई है। बट हिज मेजर्ड स्प्रिंगलेस वॉक, लेकिन उसकी जो वॉक माने यहाँ चाल है, और मेजर्ड माने नपी तुली, स्प्रिंगलेस जिसमें कोई हिलना डुलना नहीं है, एक तो सधी हुई है, यानी उसकी जो चाल है एकदम सधी हुई है। इज दैट ऑफ द स्किल्ड कंट्रीमैन, एक स्किल्ड माने जिसके अंदर कला है, वैसे कंट्रीमैन माने देहाती व्यक्ति की है। आपने देखा होगा जो देहाती लोग होते हैं खेतों में दिन रात काम करते हैं, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनकी जो फिजिक है उसी तरीके की होती है, मजबूत होती है। उनकी जो चाल होती है उसमें भी एक मेजरमेंट होता है, हिल डुल के नहीं चलते, वो सीधे चलते हैं एकदम उनकी। तो उसी तरीके की फिगर यहाँ पर माइकल हेंचर्ड की है। एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द डेजर्टरी शैम्बल ऑफ द जनरल लेबर, यानी एज डिस्टिंक्ट में एकदम भिन्न है। फ्रॉम द डेजर्टरी होता है मतलब हिल डुल के चलना, थोड़ा बेतुका था सा, असंबद्ध सा। शैम्बल वही भद्दी तरह चलना। ऑफ द जनरल लेबर, जो सामान्य मजदूर हैं उनके बजाय वो थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड सा है। देयर कैन बी सीन अ डॉग्ड एंड सिनिकल इनडिफरेंस, यानी एक डॉग्ड माने होता है जिद्दी हठी, और सिनिकल होता है थोड़ा सन की, तो और इनडिफरेंस होती है उदासीनता। तो उसके व्यक्तित्व में एक जिद्दीपन है, थोड़ी सी सनक है, थोड़ी सी उदासीनता है, विच शोज इटसेल्फ, जो कि दिखाई देती है, इन हिज ड्रेस, उसकी ड्रेस में, पोशाक में, इन हिज मूवमेंट, उसकी चाल में, एंड इन द रिजर्व विद विच ही वॉक्स बिसाइड हिज वाइफ, और जिस तरीके से रिजर्व तरीके से वो अपनी पत्नी के साथ चलता है। When he is the mayor, जब वो मेयर बन जाता है, he appears, वो ऐसा दिखता है, sitting in the chair of dignity, जैसे कि वो डिग्निटी माने रेस्पेक्ट होता है, एक सम्मान की कुर्सी पर बैठा हुआ है। as a person of heavy frame, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मतलब भारी भरकम जिसका शरीर है। लार्ज फीचर्स उसके बड़े बड़े हैं। एंड कमांडिंग वॉइस, और उसकी आवाज़ दमदार है, उसमें मतलब नियंत्रण करने वाली आवाज़ है उसकी। हिज जनरल बिल्ट इज़ रेदर कोर्स देन कॉम्पैक्ट, अब उसकी जो सामान्य बनावट है वो मतलब बड़ी है, विशाल है, बजाय कॉम्पैक्ट के। कॉम्पैक्ट होता है छोटी, मतलब एक ब्रीफ, तो वैसी बनावट नहीं है, लंबा तगड़ा चौड़ा ऐसा व्यक्ति है। ही हैज़ अ फ्लैशिंग ब्लैक आई एंड डार्क बुशी ब्रोज एंड हेयर, तो उसके जो आँखें हैं काली काली चमकदार आँखें हैं, और उसकी जो ब्रोज हैं, आईब्रोज, वो डार्क हैं, बुशी हैं, झाड़ी जैसी यानी घनी हैं, एंड हेयर, वैसे उसके बाल हैं। दस हिज पर्सनैलिटी इज़ अट्रैक्टिव इन एवरी वे, इस प्रकार उसका जो व्यक्तित्व है हर तरीके से आकर्षक है। हिज स्ट्रॉन्ग बिल्ड जस्टिफाइज द नॉवेलिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हेंचर्ड एज अ जाइंट, तो हेंचर्ड का डिस्क्रिप्शन नॉवेलिस्ट ने कैसे किया है, एक जाइंट के तौर पर किया है, एक विशालकाय व्यक्ति, तो वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी है, विशालकाय व्यक्ति है वो। नेक्स्ट हेडिंग है हिज इम्पल्सिव नेचर, यानी उसकी आवेगपूर्ण प्रकृति। इम्पल्सिव जो व्यक्ति होता है वो एकदम से इमोशनल हो जाता है, उसके ऊपर गुस्सा कभी हावी हो जाएगा, कभी मोहब्बत उसके ऊपर हावी हो जाएगी, कभी बदले की भाव, मतलब बस अपनी भावनाओं का गुलाम एक तरीके से होता है वो व्यक्ति। जल्दबाजी में काम कर देता है, रैश होता है, बिना सोचे समझे काम कर डालता है, तो इस तरीके की उसकी नेचर है। द मोस्ट नोटेबल क्वालिटी ऑफ हेंचर्ड्स कैरेक्टर इज हिज इम्पल्सिवनेस, तो सबसे ज़्यादा देखने लायक जो गुण है हेंचर्ड का वो है उसकी आवेगपूर्ण प्रवृत्ति। हेंचर्ड इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस, हेंचर्ड एक बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर भावनाओं का व्यक्ति है। ही इज़ टू इम्पल्सिव इन हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बहुत ज़्यादा वो आवेगपूर्ण हैं
अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स में। कुछ चीज़ें पसंद हैं तो पसंद हैं, ना ही पसंद तो नहीं पसंद। सूजन राइटली सेज टू हिम, सूजन उससे ठीक ही कहती है, आई हैव लिव्ड विद दी, मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तो सूजन उसकी पत्नी है, आप परिचित होंगे ही अगर आपने पढ़ा है, समरी मैंने अपलोड की थी। तो मैं तुम्हारे साथ रही हूँ अ कपल ऑफ ईयर्स, कुछ साल, एंड हैड नथिंग बट टेम्पर, और मुझे कुछ नहीं मिला सिवाय गुस्से के। एलिजाबेथ ऑल्सो एडमिट्स, एलिजाबेथ भी इस बात को स्वीकार करती है। एलिजाबेथ उसकी बेटी है, मतलब बेटी तो बाद में पता चलता है, जैसे आपने समरी पढ़ी भी होगी कि उसकी वास्तविक बेटी नहीं है, उसकी बेटी तो मर जाती है, दूसरे व्यक्ति की बेटी है वो। लेकिन काफ़ी टाइम तक उसमें उसको यही लगता है कि एलिजाबेथ उसी की बेटी है। तो एलिजाबेथ भी ये बात स्वीकार करती है, ही इज़ सो अनसर्टेन इन हिज टेम्पर, कि वो अपने टेम्पर में यानी कि अपने व्यवहार में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, अनिश्चित है, यानी कब उसको गुस्सा आ जाए, गुस्से में क्या कर डाले, कुछ नहीं कह सकते। इवन फारफ्रे एग्रीज, यहाँ तक कि फारफ्रे भी सहमत होता है, दैट हिज मास्टर हेंचर्ड, कि उसका मालिक हेंचर्ड नोज नो मॉडरेशन, उसको मॉडरेशन तो आती ही नहीं। मॉडरेट होता है जो हर चीज़ में सामान्य होता है, जैसे थोड़ा खाना, थोड़ा पीना, सब कुछ जितना ज़रूरत है उतना करना, तो वो मॉडरेट होता है। और कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, उनको हर काम ज़्यादा ही करना है। तो फारफ्रे का भी ये कहना है कि उसके मालिक को मॉडरेशन तो आती ही नहीं, सामान्य चीज़ क्या होती है वो नहीं जानता। इन हिज रिक्वेस्ट एंड इम्पल्सेस, यानी जो भी काम करता है या उसकी जो भावनाएं हैं वो मॉडरेट यानी सामान्य नहीं रह पाती। थ्रू आउट द नॉवल, पूरे उपन्यास में, वी सी हिम, हम उसको देखते हैं, टॉस्ड इन टेम्पेस्चुअस आउटबर्स्ट ऑफ हिज पैशन एंड इमोशंस, कि वो टॉस माने इधर से उधर गोते खाता रहता है, इन द टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस माने तूफानी, आउटवर्स माने होता है फट पड़ना, और फिर पैशन माने भावना, इमोशन माने भी भावनाएं होती हैं। तो वो अपनी भावनाओं में ही, भावनाओं के तूफान में ही गोते खाता रहता है। पूरे उपन्यास में हम ये देखते हैं। देयर आर फ्रीक्वेंट साइंस ऑफ हिज अनड्यूली वॉल्केनिक स्टफ बीनीथ हिज माइंड, यानी उसके दिमाग में हर वक्त जैसे ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, इस तरीके का हमें साइंस दिखाई देते हैं, हमें संकेत मिलते रहते हैं अक्सर। हेंचर्ड सफ़र्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ हिज इम्पल्सिवनेस, हेंचर्ड को जो कष्ट उठाने पड़ते हैं अपने इसी आवेशपूर्ण व्यवहार की वजह से उठाने पड़ते हैं। द होल नॉवल इज़ फुल ऑफ हिज फुलिश एक्शंस हेस्टीली डन एंड सून रिग्रेटेड, पूरा उपन्यास भरा पड़ा है उसके बेवकूफ़ी से भरे हुए काम और जो जल्दबाजी में किए जाते हैं और बाद में फिर उन पर अफसोस करता है। द वेरी एक्ट ऑफ सेलिंग हिज वाइफ इज़ द रिजल्ट ऑफ सच एन इम्पल्स, तो जो शुरुआत में ही हम देखते हैं कि वो अपनी पत्नी को बेच देता है दारू के नशे में, तो वो भी एक आवेश का ही परिणाम है। ही अपॉइंट्स फारफ्रे विदाउट गिविंग मच थॉट, बिना सोचे समझे वो फारफ्रे को काम पर रख लेता है। ही डिसमिसेस फारफ्रे इन अ मेंटल रैशनेस विच ही रिग्रेट्स, और फिर फारफ्रे को काम से हटा भी दे देता है और वो भी एक जल्दबाजी में, और बाद में अफसोस करता है अपनी इस बात के लिए। एट वन मोमेंट ही इज़ रेडी टू किल फारफ्रे, एक पल ऐसा भी आता है जब वो फारफ्रे को मारने के लिए तैयार है। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही टर्न्स टू बी अ काइंड हार्टेड पर्सन, लेकिन अगले ही पल वो बड़ा दयालु व्यक्ति बन जाता है। रियली हेंजर्ड इज अ पर्सन टू whom some human object is for pouring out his heat upon, whether emotive or choleric, is almost a necessity, यानी हेंचर्ड एक ऐसा व्यक्ति है टू whom, जिसके लिए, सम ह्यूमन ऑब्जेक्ट, कोई मानवीय वस्तु, फॉर पोरिंग आउट हिज हीट अपॉन, यानी अपने अंदर की जो गर्मी है, दिमाग की जो गर्मी है, उसे उड़ेलने के लिए हर वक्त कोई एक इंसान चाहिए, है ना, जिसके ऊपर वो गुस्सा कर सके, चाहे उसकी इमोटिव यानी उसके चाहे भावनात्मक बातें हों या फिर कॉलरिक यानी गुस्सा हो, चाहे उसका भावनाएं हों या गुस्सा,
इज़ ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी, लगभग ये उसकी एक आवश्यकता बन चुकी है कि उसे हर वक्त कोई एक इंसान ऐसा चाहिए जिसको वो मोहब्बत कर सके, जिस पर वो गुस्सा कर सके। वैसे तो हम में से पता है ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, हमें हर वक्त चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि माँ बाप बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी बहुत डांटते हैं, कभी बहुत मारते हैं। माँओं को देखा होगा वो जब देखो तब चप्पल से मारती हैं अपने बच्चों को। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हर इंसान में हैं, लेकिन यहाँ जो माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर है उसका तो विनाश हो जाता है इन चीज़ों की वजह से, है ना, होती हम सभी लोगों में है। नेक्स्ट हेडिंग है हिज ऑनेस्टी, यानी उसकी ईमानदारी। हेंचर्ड इज़ अ मैन ऑफ ऑनेस्ट नेचर। हेंचर्ड एक ईमानदार प्रकृति का व्यक्ति है। ही इज़ थॉरोली फेयर, वो पूरी तरीके से न्यायसंगत है। इन हिज डीलिंग्स, यानी अपने क्रियाकलापों में लोगों के साथ जो डील करता है, अपना व्यवहार जो रखता है वो न्यायसंगत रखता है। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंटेग्रिटी एंड फेयर प्ले। उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, सेंस माने भावना, इंटेग्रिटी सत्यनिष्ठा होती है, और फेयर प्ले वही न्यायप्रियता। तो उसके अंदर सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता की मजबूत भावनाएं हैं। देयर इज़ नथिंग डिसऑनेस्ट और क्रुप्ड अबाउट हिज बिजनेस डीलिंग्स, यानी उसके अंदर डिसऑनेस्ट माने बेईमानी से संबंधित, क्रुप्ड होता है जोड़ तोड़ कर काम करना या चालाकी करना। तो उसकी जो बिजनेस डीलिंग्स हैं, जो उसका जो व्यापार है और व्यापारिक संबंध हैं, उनमें कहीं भी वो चालाकी या बेईमानी नहीं करता। ही एन्जॉयज़ अ रेपुटेशन फॉर हिज फेयर डीलिंग्स। उसकी जो रेपुटेशन है, लोग उसको जो जानते हैं, जो उसकी ख्याति है, जो उसकी फेम है, वो क्या है, फेयर डीलिंग्स के लिए, यानी उसकी ईमानदारी से भरे हुए व्यवहार के लिए वो जाना जाता है। इवन इन हिज एनमिटी विद फारफ्रे, यानी वो दुश्मनी भी ईमानदारी से करता है, वहाँ भी बेईमानी नहीं करता। तो उस दुश्मनी में भी वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। हम देखते हैं कि उसकी जो भावना है वो न्याय की और फेयर प्ले वही ईमानदारी की भावना है। When he decides to take revenge upon फारफ्रे, जब वो फारफ्रे से बदला लेने का निश्चय करता है, he makes it clear to जॉब, वो जॉब के सामने इस बात को स्पष्ट करता है that he wishes to do so by fair competition, कि वो फेयर माने न्यायसंगत, कंपटीशन मीन्स हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, तो वो एक न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा से ऐसा करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। ऑर्डिनरीली, साधारणतया क्या होता है, व्हेन अ मैन बिकम्स रिवेंजफुल, जब कोई व्यक्ति बदले की भावना से भरा होता है, और विंडिक्टिव, या फिर विंडिक्टिव भी वही बदले की भावना या दुश्मनी की भावना से भरा होता है, टुवर्ड्स अ बिजनेस राइवल, एक किसी व्यापारिक प्रतिद्वंदी के प्रति, ही वुड नॉट श्रिंक फ्रॉम एडॉप्टिंग इवन द वर्स्ट ऑफ मेथड्स टू रुइन हिम, तो वो बुरे से बुरा तरीका अपनाने से नहीं चूकता अपने प्रतिद्वंदी को बर्बाद करने के लिए। आपने देखा होगा कैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि सामने वाले को बर्बाद करने के लिए क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं लोग, तो ऐसा हेंचर्ड बिल्कुल नहीं करता। बट हेंचर्ड डज नॉट यूज़ एनी अनफेयर मीन्स इन हिज एफर्ट्स टू रैक फारफ्रे, लेकिन हेंचर्ड कोई भी ऐसा बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता फारफ्रे को बर्बाद करने के लिए। अगेन, पुनः, व्हेन ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ अ बैंकरप्ट, जब वो अपने आप को दिवालिया घोषित करता है, एंड हिज असेट्स हैव बीन वैल्यूड, और उसकी संपत्ति का आकलन किया जाता है, ही सरेंडर्स इवन हिज गोल्ड पॉकेट वॉच एंड हिज कैनवास मनी बैग, तो वो अपनी जो सोने की घड़ी है पॉकेट में रखने वाली उसको, और किरमिच का जो उसका बटुआ है, उन सबको भी सबमिट कर देता है, यानी छोटी से छोटी चीज़ भी वो बचाकर नहीं रखता। जनरली व्हेन अ मैन डिक्लेयर्स हिज बैंकरप्सी ही टेक्स केयर टू हाइड सम ऑफ हिज असेट्स, सामान्य तौर पर जब लोग अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं तो अपने कुछ संपत्तियां छिपा लेते हैं, और सम कैश, या फिर कुछ कैश छिपा लेते हैं, नगद रुपया छिपा लेते हैं, इन ऑर्डर टू मीट हिज डे टू डे एक्सपेंसेस, ताकि अपना रोज़मर्रा का खर्चा चला सकें बाद में। बट हेंचर्ड सेंस ऑफ जस्टिस डज नॉट परमिट हिम इवन टू कीप हिज पॉकेट वॉच, लेकिन
हेंचर्ड का जो न्यायप्रियता है वो उसको अनुमति नहीं देती कि वो अपनी पॉकेट वॉच भी छुपा कर रख सके। एवरीथिंग अबाउट हेंचर्ड इज़ फेयर एंड एवरबोर्ड, यानी हेंचर्ड की हर बात न्याय संगत है और ईमानदारी से भरी हुई है। ही शोज हिज सेंस ऑफ जस्टिस ऑल्सो इन रिसीविंग सूजन बैक, even though in doing so he has to give up his intention to marry Lucetta। अब देखिए, जैसा कि नॉवेल में आपने पढ़ा है कि वो तो लुसेटा से शादी की तैयारी थी उसकी पूरी, लुसेटा से वो प्रेम करने लगा था क्योंकि सूजन उसे मिली ही नहीं थी। अब जब सूजन वापस आ जाती है तो वहाँ भी वो पूरी ईमानदारी दिखाता है, अपनी पत्नी को वापस वो बुला लेता है और लुसेटा से जो उसका शादी का इरादा था वो उसको छोड़ देता है, यानी अपनी पत्नी के प्रति वफादारी दिखाता है। Another man would simply have made adequate financial arrangements to keep his wife and daughter in comfort, यानी उसकी जगह अगर कोई और आदमी होता तो केवल पैसे से मदद करता, अपनी पत्नी की और बच्ची की उनके रहने खाने की व्यवस्था कर देता दूसरी जगह, and would have proceeded to marry the other woman, और जो नई औरत है उससे शादी कर लेता, उसको नहीं छोड़ता। बट हेंचर्ड मेक्स अ ग्रेट सेक्रीफाइस इन टेकिंग सूजन बैक, लेकिन हेंचर्ड बहुत बड़ा त्याग करता है सूजन को वापस लेकर। लेटर व्हेन सूजन डाइज, बाद में जब सूजन मर जाती है, ही गेट्स रेडी टू मैरी लुसेटा टू होम ही हैड प्लेस्ड हिमसेल्फ, वो लुसेटा से शादी करने को तैयार हो जाता है जिसके साथ उसने कसमें खाई थीं। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हिज लविंग नेचर, यानी उसकी प्रेम करने वाली प्रकृति। देन हेंचर्ड इज़ अ मैन ऑफ लविंग नेचर, यानी हेंचर्ड एक प्यार से भरा हुआ व्यक्ति है, उसका स्वभाव प्यार से भरा हुआ है। इट इज़ हिज लविंग नेचर दैट इन्वाइट्स पिटी एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, यानी उसका ये प्रेम भरा स्वभाव ही है कि वो दूसरों से दया और प्रशंसा प्राप्त करता है। हिज लव फॉर हिज वाइफ सूजन इज़ अनडाउटेडली डीप, अपनी पत्नी सूजन के प्रति उसका प्रेम निस्संदेह गहरा है। द सेल इज़ मियरली एन आउटकम ऑफ एन अनफॉर्चुनेट एरर, जो उसने बेच दिया अपनी पत्नी को वो उसके एक अभागेपन, बदनसीबी कह लीजिए, उसकी बदनसीबी की गलती थी। ही लव्स एलिजाबेथ सो मच दैट ही डज नॉट वॉन्ट हिज डार्क पास्ट टू बी अनफोल्डेड टू हर। अब वो बेटी है एलिजाबेथ, उसको इतना प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि जो ख़राब जो उसका अतीत है, अंधेरे से भरा हुआ अतीत है, वो एलिजाबेथ को पता चले। शी कैन नॉट बी टोल्ड ऑल, उसको सब कुछ नहीं बताया जा सकता। शी वुड सो डेस्पाइज अस बोथ, वो हम दोनों से इतनी ज़्यादा नफरत करेगी दैट आई कुड नॉट बियर इट, कि मैं उसको सहन नहीं कर सकता। हिज लव फॉर फारफ्रे हु इज़ स्ट्रेंजर इज़ नो लेस डीप, यानी फारफ्रे के प्रति भी उसका जो प्रेम है वो कम गहरा नहीं है, जबकि फारफ्रे एक अजनबी है। अबाउट फारफ्रे ही सेज, फारफ्रे के बारे में वो कहता है, योर फोरहेड फारफ्रे इज़ समथिंग लाइक माई पुअर ब्रदर्स, तुम्हारा जो माथा है फारफ्रे वो मेरे बेचारे भाई के जैसा है। नाउ डेड एंड गॉन, जो कि अब मर चुका है, जा चुका है। एंड द नोज टू इज़ंट अनलाइक हिज, और तुम्हारी जो नाक है वो भी उससे अलग नहीं है। टू बी श्योर, पक्की बात यह है, टू बी श्योर पक्की बात यह है, हाउ दैट फेलो डज ड्रॉ मी, कैसे ये आदमी अपनी ओर मुझे खींचता है। नेक्स्ट हेडिंग है हिज स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन, यानी उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय। हेंचर्ड इज़ अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन, हेंचर्ड एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। हिज डिटर्मिनेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्टर्न ऑब्जुरेसी, डेप्थ एंड विहमेंस, उसका जो दृढ़ निश्चय है इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब उसमें खासियतें हैं उसके दृढ़ निश्चय में, कैसी? बाय स्टर्न ऑब्जुरेसी, स्टर्न माने कठोर, ऑब्जुरेसी हट होती है, जिद होती है, डेप्थ गहराई होती है, और विहमेंस मतलब बहुत कड़ाई होती है, कठोरता, यानी अपनी बात पर अड़े रहने की। तो ये खासियतें उसके अंदर हैं। देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ वीकनेस और वैसिलेशन इन हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र में कहीं भी कोई वीकनेस, कमज़ोरी नहीं है, या वैसिलेशन होता है अपनी बात से हिलना डुलना, वो भी नहीं है। आफ्टर सेलिंग सूजन ही टेक्स अ सोलम वो,
सूजन को बेचने के बाद वो एक धार्मिक शपथ लेता है, पवित्र कसम खाता है। आई स्वेयर अपॉन द बुक बिफोर मी एंड मे आई बी स्ट्रक डम ब्लाइंड एंड हेल्पलेस इफ़ आई ब्रेक दिस माई ओथ। यानी मैं इस पुस्तक की कसम खाता हूँ जो मेरे सामने है, और मैं अंधा हो जाऊँ, बहरा हो जाऊँ, गूंगा हो जाऊँ अगर मैं कभी इस कसम को तोड़ूँ। इन द सेम वे, इसी तरीके से ही टॉक्स विद फारफ्रे अबाउट अपॉइंटिंग हिम। वो फारफ्रे से बात करता है उसको मतलब अपॉइंट करने के लिए। ही सेज, वो कहता है, दो माई वर्ड इज़ माई बॉन्ड, यानी कि जो मेरे शब्द हैं वही मेरा बॉन्ड है, वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअली इट इज़ ड्यू टू हिज इंडस्ट्रियस नेचर, स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। वास्तव में ये उसकी मेहनतकश प्रवृत्ति है, उसकी मजबूत इच्छा शक्ति है, और उसका दृढ़ निश्चय ही है दैट ही राइजेस फ्रॉम द लोएस्ट पिच ऑफ पॉवर्टी टू द पिनेकल ऑफ सुपीरियरिटी एंड सोशल स्टेटस, कि वो गरीबी के निम्न स्तर से उठकर प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, पिनेकल होता है शिखर, और सोशल स्टेटस जो सामाजिक स्थान होता है समाज में व्यक्ति का, तो जो वो तो एकदम गरीब होता है, घसियारा होता है, लेकिन अपनी मेहनत के बल पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वो मेयर बन जाता है कैस्टरब्रिज का। तो ये जो उसका मेयर बनना है कैस्टरब्रिज का, वो पिनेकल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल स्टेटस है, यानी सामाजिक उत्थान और समृद्धि का शिखर है वो। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड बाय सम क्रिटिक्स, कुछ क्रिटिक्स के द्वारा ये भी सुझाया गया है दैट इट इज़ हिज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, कि ये उसके चरित्र की ही ताकत है, विच इज़ वेरी ऑफन इनफ्लेक्सिबल दैट बिकम्स द कॉज ऑफ हिज फॉल, जो कि लचील, वेरी ऑफन इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है, फ्लेक्सिबल होता है लचीलापन, यानी हम में से सभी लोग कभी कभी क्या है, थोड़ी सी बेईमानी कर लेते हैं, थोड़ा सा झूठ भी बोल लेते हैं, है ना, कि भाई कल कॉलेज क्यों नहीं आए थे, क्योंकि बुखार आ गया था, भले ही ना आया हो, मस्ती में नहीं आए और थोड़ा झूठ बोल लिया। तो ऐसा हम सभी करते हैं, लेकिन ये जो बंदा है वो इनफ्लेक्सिबल है, इसमें बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है, और दैट बिकम्स द कॉज ऑफ हिज फॉल, और यही उसके पतन का कारण बनता है ना, उसका जो विनाश होता है वो इसी वजह से होता है कि वो उसके अंदर बिल्कुल भी लचीलापन नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, हिज एक्सेप्शनल एंड्योरेंस। एक्सेप्शनल माने जो सामान्यतः नहीं पाई जाती, असामान्य। एंड्योरेंस होती है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की ताकत, यानी सहनशीलता, तो उसमें असामान्य सहनशीलता है। हेंचर्ड्स पावर ऑफ एंड्योरेंस इज एक्सेप्शनल। हेंचर्ड के अंदर जो सहन शक्ति है वो असामान्य है। हिज मिजरी हैड टॉट हिम नथिंग बट डिफाइंट एंड्योरेंस ऑफ इट। उसके कष्ट ने उसको जो सिखाया है वो क्या सिखाया है, डिफाइंट एंड्योरेंस, यानी अड़कर बर्दाश्त करना कष्टों को। ही इज़ अ मैन ऑफ समवॉट पेगन सीवियरिटी, यानी वो कुछ ऐसा व्यक्ति है, पेगन होता है जो बहुदेववादी होते हैं, और सीवियरिटी माने कठोरता का पालन करते हैं, तप, जिससे तपस्वी होते हैं ना, तो उस तरीके का वो उसके कैरेक्टर में है। ग्रांड इन हिज एंड्योरेंस ऑफ डूम्स, वो बहुत महान है अपनी सहन शक्ति में। ऑफ डूम्स माने जो भाग्य से मिले हुए कष्ट होते हैं उनको वो महान तरीके से बर्दाश्त करता है। इन द फेस ऑफ द अटरली ruining sinister intelligence, he declares in exceptionally bold terms, my punishment is not greater than I can bear। यानी in the face of utterly ruining sinister intelligence, यानी जब उसको in the face का मतलब सामना जब उसका होता है, और द अटरली रुइनिंग, अटरली माने पूरी तरीके से, रुइनिंग माने बर्बाद करने वाली, सिनिस्टर इंटेलिजेंस यानी चालाकी से भरी हुई जो बुद्धि है, यानी दूसरे लोग उसके साथ चालाकी करते हैं तो वो उनके लिए सिनिस्टर इंटेलिजेंस आया है। तो दूसरों की चालाकियों का जब वो सामना करता है, और वो चालाकियाँ कैसी हैं, अटरली रुइनिंग, पूरी तरीके से बर्बाद करने वाली हैं, तो उन चालाकियों के सामने, उनका सामना करते हुए भी ही डिक्लेयर्स, वो ये घोषणा करता है इन एक्सेप्शनली बोल्ड टर्म्स, बहुत ज़्यादा बहादुरी से भरे शब्दों में वो कहता है, माई पनिशमेंट इज़ नॉट ग्रेटर देन आई कैन बियर, यानी जो मुझे दंड मिला है वो
ज़्यादा महान नहीं है उससे जितना कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, यानी मेरी बर्दाश्त के बाहर नहीं है। कोई भी पनिशमेंट जो मुझे मिल रहा है वो इतना बड़ा नहीं है कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। एनी अदर पर्सन इन हिज प्लेस, यानी उसकी जगह पर कोई और व्यक्ति यदि होता, वुड हैव बीन ब्रोकन, तो वो टूट जाता, बाय द सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों से, दैट ही सफर्स फ्रॉम, जिनसे वो पीड़ित है। बट ही डिफाइज एडवर्सिटी, लेकिन वो सामना करता है कठिनाइयों का, लाइक अ ग्रीक हीरो, एक यूनानी नायक की तरह। इनफैक्ट वास्तव में हिज नेचर, उसकी प्रकृति, इज अ मिक्सचर, एक मिश्रण है, ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी ताकत की और कमियों की। इन हिम पावरफुल अपोजिट फोर्सेस वेज वॉर, उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर ताकतवर, अपोजिट माने विरोधाभासी, फोर्सेस ताकतें, वेज वॉर माने युद्ध लड़ रही होती हैं, मतलब एक रस्साकशी चल रही होती है। सलन ऑब्स्टिनेसी स्ट्राइव्स विद ओपन हार्टेडनेस, यानी सलन माने गंभीर होती है, ऑब्स्टिनेसी माने जिद होती है, तो एक गंभीर जिद, स्ट्राइव्स माने लड़ रही होती है, विद ओपन हार्टेडनेस माने दिलेरी से, जो खुले दिल वाला है। तो ये दोनों विरोधाभासी भावनाएं हैं, लेकिन ये आपस में लड़ रही होती हैं उसके व्यक्तित्व के अंदर। तो उसके व्यक्तित्व के अंदर, उसकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें विरोधाभासी हैं, कंट्रास्टिंग हैं, अपोजिट हैं। एनवियस स्पाइट विद गुड नेचर, एनवियस माने ईर्ष्या से भरी हुई, स्पाइट माने गुस्सा, विद गुड नेचर वो उसकी अच्छी प्रकृति से लड़ रहा होता है। मैनर्स मीननेस विद जेनरोसिटी, मीननेस होती है तुच्छता, निकृष्टता, और जेनरोसिटी होती है उदारता, तो जो तुच्छता है वो उदारता से लड़ रही होती है। लाइसेंस विद रेस्ट्रेंट, लाइसेंस क्या होता है? उच्छृंखलता होती है, जब आप अपने आपे से बाहर नहीं रहते, बदतमीजी करते हैं। और रेस्ट्रेंट होता है कंट्रोल, नियंत्रण, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे कि एक वो होती है, आप यदि प्रेमी प्रेमिका हैं या पति पत्नी हैं, तो सब लोगों के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ना या किस करना, ये जैसा कि आप देखते हैं कहीं कहीं लोग करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तो वो क्या है, एक लाइसेंस जैसे आपको मिल गया है ऐसा करने का। तो और दूसरी तरफ रेस्ट्रेंट होता है, नियंत्रण होता है, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये दोनों ही विरोधाभासी भावनाएं हैं जो उसके चरित्र में हैं। फिर है हिज मैग्नेनिमिटी, यानी उसकी विशालता, उसकी भव्यता, उसका जो व्यक्तित्व है वो एक उदारता से, एक विशालता से, एक बड़प्पन से भरा हुआ है। तो मैग्नेनिमिटी को आप सिंपल वर्ड्स में बड़प्पन कह सकते हैं। Henchard's character is marked with an appreciable magnanimity and large heartedness. तो जो हेंचर्ड का कैरेक्टर है, चरित्र है, उसमें एप्रिशिएबल माने प्रशंसनीय, तारीफ के काबिल, मैग्नेनिमिटी मैंने अभी आपको बताया ही बड़प्पन है, और लार्ज हार्टेडनेस विशाल हृदयता, जिसका दिल बड़ा हो। तो उसके अंदर बड़प्पन है और उसका दिल बड़ा है, विशाल हृदयता है उसके अंदर। ही इज़ हॉटी, एरोगेंट एंड इम्पल्सिव, ये कमियां हैं उसके अंदर। वो हॉटी है यानी जल्दी गुस्सा हो जाता है, एरोगेंट थोड़ा घमंडी भी है, इम्पल्सिव जल्दबाजी में काम करता है। बट ही इज़ नॉट एट ऑल मीन, लेकिन वो निम्न कोटि का व्यक्ति नहीं है। He never takes recourse to mean methods of taking revenge upon his adversaries. Adversaries दुश्मन होते हैं, तो वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए कभी नीच किस्म के तौर तरीके नहीं अपनाता। मीन माने नीच किस्म के मेथड्स, तौर तरीके। He always keeps himself away, वो हमेशा अपने आप को दूर रखता है। फ्रॉम पैटी जेलसीज, पैटी वही तुच्छ, जेलसीज माने ईर्ष्याएं। ही कम्स टू किल फारफ्रे, वो व्हेन ही कम्स टू किल फारफ्रे, जब वो फारफ्रे को मारने आता है। हिज लार्ज हार्टेडनेस, तब उसकी विशाल हृदयता प्रिवेंट्स हिम, उसको रोक देती है, फ्रॉम किलिंग हिम, उसको मारने से। इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ हिज मैग्नेनिमिटी, ये उसकी विशाल हृदयता का ही नतीजा है। दैट ही लीव्स फारफ्रे अनहर्ट, कि वो बिना चोट पहुंचाए फारफ्रे को छोड़ देता है। रिटर्न्स लुसेटाज लेटर्स,
लुसेटा के कुछ प्रेम पत्र थे उनको लौटा देता है, एंड प्रेफर्स टू सफ़र हिमसेल्फ रेदर देन ट्रबल अदर्स, और दूसरों को कष्ट देने की बजाय खुद कष्ट भोगना ज़्यादा पसंद करता है। इवन आफ्टर नोइंग, ये जानने के बाद भी, दैट लुसेटा हैज़ ट्रांसफर्ड हर लव टू फारफ्रे, कि लुसेटा ने अब फारफ्रे से प्रेम करना शुरू कर दिया है। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हर डज नॉट चेंज, उसका व्यवहार लुसेटा के प्रति नहीं बदलता। हिज लाइकिंग फॉर फारफ्रे इज़ मैनिफेस्टेड, उसकी पसंद फारफ्रे को के प्रति जो उसकी लाइकिंग है, यानी वो फारफ्रे को पसंद करता है, वो मैनिफेस्टेड माने जाहिर होती है, दिखाई देती है। इन इट्स क्लाइमैक्स, यानी उसके क्लाइमैक्स में, इन हिज अटरेंस ऑफ हेंचर्ड, जब वो हेंचर्ड के बारे में कहता है, गॉड इज़ माई विटनेस, ईश्वर मेरा गवाह है, दैट नो मैन एवर लव्ड एनदर, कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य से कभी इतना प्यार नहीं किया, एज आई डिड दी, जितना मैं तुम्हें करता था, एट वन टाइम, एक समय पर, एंड नाउ, और अब, दो आई एम हियर टू किल दी, हालांकि मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ, यानी हेंचर्ड फारफ्रे से कह रहा है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आया हूँ, आई कैन नॉट हर्ट दी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकता। इनफैक्ट वास्तव में हेंचर्ड इज़ ऑलवेज हंग्री ऑफ अफेक्शन, हेंचर्ड हमेशा प्रेम का भूखा है। वैसे पता है हर इंसान प्रेम का ही भूखा होता है, जहाँ उसको मोहब्बत मिलती है वहीं दौड़ा चला जाता है। भगवान खुद प्यार के भूखे हैं, हम कहते हैं ना भगवान मोहब्बत के भूखे हैं, भगवान भक्ति के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, तो वही इंसान है। इंसान भी तो ईश्वर का ही एक रूप है, ईश्वर का ही अंश है। तो जैसे ईश्वर भक्ति का भूखा है, वैसे ही मनुष्य भी मोहब्बत का भूखा है, तो वैसा ही हेंचर्ड है। ही ऑलवेज पाइंस फॉर अ सपोर्ट फ्रॉम समवन, वो हमेशा ये चाहता है कि किसी से उसको सपोर्ट मिले। नॉट दैट ही इज़ फॉन्ड ऑफ विमेन, ऐसा नहीं है कि उससे औरतों का शौक हो, जैसे औरतबाज होते हैं कुछ लोग, वैसा नहीं है। बट ही वॉन्ट्स टू डिपेंड ऑन समवन, लेकिन वो किसी पर डिपेंड होना चाहता है, यानी कोई आलम्बन हो, कोई सहारा हो ज़िंदगी में। ऑन सूजन लुसेटा और एलिजाबेथ जेन, चाहे उसकी पत्नी सूजन हो, चाहे उसकी प्रेमिका लुसेटा हो, चाहे उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन हो। हार्डी राइटली कमेंट्स ऑन दिस आस्पेक्ट ऑफ हेंचर्ड्स कैरेक्टर, हार्डली ठीक ही टिप्पणी करता है हेंचर्ड के व्यक्तित्व या चरित्र के इस पहलू पर। टॉमस हार्डी खुद क्या कहता है, ही वॉज द काइंड ऑफ मैन, वो इस प्रकार का व्यक्ति था, टू हुम, जिसके लिए, ये सेंटेंस पहले भी आ चुका है, आधा आया है, आधा अभी इसमें नया है ये, टू हुम सम ह्यूमन ऑब्जेक्ट फॉर पोरिंग आउट हिज हीट अपॉन, वर इट इमोटिव और वर इट कॉलरिक, वॉज ऑलमोस्ट अ नेसेसिटी, यानी उसको एक इंसान चाहिए अपना गुस्सा दिखाने के लिए या अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए, ये उसकी आवश्यकता है। तो ये हर मनुष्य की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, माता पिता का उदाहरण दिया, कितना प्यार करते हैं अपने बच्चे से, और पीटते भी सबसे ज़्यादा माता पिता ही हैं। द क्रेविंग of his heart for the re-establishment of tenderest human tie had been great during his wife's lifetime, यानी जब तक उसकी पत्नी जिंदा थी उस वक्त तक जो क्रेविंग माने होती है इच्छा, ऑफ हिज हार्ट उसके दिल की, तो उसके दिल की जो इच्छा थी फॉर री एस्टेब्लिशमेंट, यानी वापस एस्टेब्लिश करने की, वापस स्थापित करने की, ऑफ हिज टेंडरेस्ट ह्यूमन टाई, जो उसका सबसे नाजुक इंसानी रिश्ता था, वो उसकी जो ये इच्छा थी बहुत उत्कट थी। एंड नाउ ही हैड सबमिटेड टू इट्स मास्टरी विदाउट रिलक्टेंस एंड विदाउट फियर, और अब वो अपने आप को समर्पित कर देता है इन भावनाओं के प्रति, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी डर के, यानी जो उसके भाग्य में है, जैसा भी है, उसके सामने अपना वो समर्पण कर देता है। फिर अगला हेडिंग देखिए, हिज सुपरस्टिशियस नेचर,
उसकी अंधविश्वासी प्रकृति। अच्छा, पता है अंधविश्वास हम लोगों को बचपन से हम जिस परिवार में पैदा होते हैं जो तो वहाँ जो विश्वास किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में, हमारी सोच में, हमारे दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। बाद में हम चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी साइंस पढ़ लें, कितना भी कुछ पढ़ लें, कितने भी लॉजिकल हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें दिमाग से निकलती नहीं, हमारे दिल से नहीं निकलती, है ना। जैसे बाईं आँख फड़कना, दाईं आँख फड़कना, जो भी है, जितने अपशगुन हैं, हम ना भी चाहें तो भी कहीं ना कहीं क्लिक कर जाते हैं। तो अब ये हेंचर्ड की बात है, तो देखिए हेंचर्ड इज सुपरस्टिशियस लाइक अदर वेसेक्स फॉक्स, यानी वेसेक्स के जो दूसरे लोग हैं उन्हीं की तरह हेंचर्ड भी अंधविश्वासी है। हार्डी हैज़ कॉल्ड हिम अ मैन ऑफ मूड्स, ग्लूम्स एंड सुपरस्टिशंस। तो हार्डी ने उसको कहा है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसका मूड, भावावस्था चेंज होती रहती है, ग्लूम्स यानी उदास हो जाता है कभी, और सुपरस्टिशंस यानी कभी अंधविश्वासों रखने लगता है। सुपरस्टिशंस एंड ग्लूम आर एसोसिएटेड टुगेदर। तो अंधविश्वास और उदासी ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम परेशान होते हैं तब ज़्यादा अंधविश्वास हम करते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है हमारी लाइफ में तो उतने अंधविश्वास नहीं करते, लेकिन परेशान और उदास होते हैं तब हम ज़्यादा ज्योतिषियों से पूछेंगे कि भाई हमारे बेटी की शादी नहीं हो रही है, कब होगी, कैसे होगी, तो उस वक्त हम ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं। हेंचर्ड ग्रोज मोर सुपरस्टिशियस व्हेन ग्लूमिनेस ओवरपावर्स हिम। तो हेंचर्ड ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाता है जब उदासी उसको घेर लेती है। व्हेन ही बिगिंस टू लूज हिज बिजनेस, जब उसका व्यापार में घाटा होने लगता है, एंड पोजीशन, और उसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, वो भी खोने लगती है। ही विजिट्स द वेदर प्रोफेट। तो जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, मौसम की भविष्यवाणी करने के पास वो जाता है। विद अ व्यू टू नोइंग अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वेदर, कि भाई आगे आने वाले समय में मौसम कैसा होगा ये जानकारी लेने जाता है। द फोरकास्ट, अच्छा कुछ गलत कर दिया, नहीं, इट इज़ द फोरकास्ट ऑफ दिस वेदर प्रॉफिट। तो ये जो मौसम की भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है उसकी फोरकास्ट, उसकी जो भविष्यवाणी होती है वही क्या करती है, दैट रैक्स हिज फॉर्च्यून्स, उसके भाग्य का विनाश कर देती है। द फोरकास्ट टर्न्स टू बी रॉन्ग, उसकी भविष्यवाणी गलत साबित होती है। हेंचर्ड ऑल्सो एंटरटेन्स द आइडिया दैट समबडी हैज़ बीन रोस्टिंग अ वैक्सन इमेज ऑफ हिम और स्टरिंग एन अनहोली ब्रू टू कन्फाउंड हिम। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऐसे अंधविश्वास होते हैं, जैसे किसी ने तुम्हारे ऊपर धराव धरवा दो भैया, या टोना कर दिया है। और गांव में अक्सर ऐसे विश्वास होते हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया है, टोना कर दिया है, धराव धरवा दिया है। तो इसको भी ऐसा ही लगता है। ऐसे विश्वास सभी जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। और ये जो यूरोपियंस अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं ना कि भैया इंडिया में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, हमारे यहाँ नहीं है, तो इनके यहाँ भी ऐसे ही होते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं कोई उसकी वैक्सन इमेज यानी उसकी मोम की मूर्ति को क्या कर रहा है, रोस्टिंग, भून रहा है। तो मोम की मूर्ति बना के उसको भून रहा है, तो मतलब उसका विनाश हो जाए, मर जाए वो, ऐसा है। और स्टरिंग एन अनहोली ब्रू टू कन्फाउंड हिम, या फिर कोई अपवित्र जो द्रव है उसको कोई हिला रहा है, चला रहा है, उसको कन्फाउंड करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। तो ऐसा अंधविश्वास लोगों में होता है, ऐसा ही उसको भी लगता है जब उसका भाग्य खराब होने लगता है। Henchard also thinks that the presence of the effigy is an intervention of some mysterious invisible power. उसको ऐसा लगता है कि जो बुत है उसकी उपस्थिति, जो पुतले की उपस्थिति है वो भी कुछ न कुछ रहस्यमयी इनविजिबल पावर है, यानी अदृश्य ताकत की वजह से है। He says, वो कहता है, एंड yet it seems that even I be in somebody's hand. तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं किसी के हाथों की कठपुतली हूँ।
When he comes to know, जब उसको पता चलता है that एलिजाबेथ जेन is not his daughter, कि एलिजाबेथ जेन उसकी बेटी नहीं है, he feels that it is due to some devilish agency, तो उसको लगता है कि ये कोई राक्षसी, कोई शैतानी काम है जिसकी वजह से ये मेरी बेटी नहीं है और मेरी बेटी की जगह कोई और, मेरी बेटी मर गई और ये दूसरी आ गई है, तो ये कोई शैतानी काम है। हार्डी राइटली रिमार्क्स, हार्डली सही टिप्पणी करता है दैट हेंचर्ड लाइक ऑल हिज काइंड, कि हेंचर्ड अपने जैसे लोगों की तरह ही वॉज सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी था, एंड ही कुड नॉट हेल्प थिंकिंग, और वो ये सोचे बिना नहीं रह सकता था दैट द कनकेटिनेशन, ये जो कनकेटिनेशन वर्ड है इसका मतलब है सीक्वेंस या सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं की, कि जो घटना चक्र चल रहा है, events this evening had produced was the scheme of some sinister intelligence, कि कोई शैतानी ताकत है जिसकी वजह से ये सारी घटना चक्र हुआ है उस शाम का। bent on punishing him, यानी ये जो ताकत है, शैतानी ताकत, उसको दंड देना चाहती है। yet they had developed naturally, और फिर भी ये सारी जो चीज़ें हैं नेचुरली डेवलप हुई हैं, प्राकृतिक रूप से विकसित हुई हैं। तो ये सारी खूबियाँ और कमियाँ हुई हेंचर्ड की। अब देखते हैं कंक्लूज़न यानी निष्कर्ष। तो जब आप किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर स्केच लिखते हैं तो उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों बतानी होती हैं। ऐसे ही क्रिटिकल अप्रिसिएशन जब आप लिखते हैं, चाहे किसी ड्रामा का लिखें, शॉर्ट स्टोरी का लिखें, है ना, तो उसमें भी खूबियाँ और खामियाँ दोनों बतानी होती हैं। ड्रॉबैक्स भी आपको बताने हैं और जो स्पेशलिटीज़ हैं, खासियतें हैं, वो बतानी हैं। फिर देखिए अब कंक्लूज़न। माइकल हेंचर्ड इज़ अ रियल ट्रेजिक हीरो, तो माइकल हेंचर्ड एक वास्तविक त्रासद नायक है। ही इज़ स्विफ्ट स्ट्राइडिंग अनफेटर्ड जाइंट ऑफ इम्पल्स। स्विफ्ट माने तेज़ी से, स्ट्राइडिंग माने चलने वाला, कदम रखने वाला, अनफेटर्ड जिस पे कोई फेटर्स होती हैं, जंजीरें, और अनफेटर्ड माने आज़ाद, जिसमें कोई सी जंजीर से नहीं बंधा हुआ, वो आज़ाद। जाइंट माने विशालकाय व्यक्ति, ऑफ इम्पल्स माने भावनाओं से भरा हुआ, आवेगों से भरा हुआ, तो वो एक तेज चलने वाला, विशालकाय, भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है। येट विद सबलाइम पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, फियर्स बट सिनलेस। तो ये फिर वही कंट्रास्टिंग चीज़ें बताई गई कि वो एक विशालकाय व्यक्ति है जो भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन येट फिर भी विद सबलाइम पावर, उसके अंदर पवित्र ताकत है, ऑफ सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रित करने की। सबलाइम का जो हिंदी में शब्द है वो उदात्त है ना। सब्लिमिटी पे एक अलग से लॉन्जिनस एक ऑथर है, ग्रीक ऑथर है, उसने एक पूरा ट्रिटाइज लिखा है ऑन द सबलाइम करके, उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। फियर्स बट सिनलेस, तो वो बड़ा ताकतवर है लेकिन सिनलेस है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है। मोस्ट मैग्निफिसेंट ऑफ हार्डीज मैन, यानी हार्डी के जो पुरुष पात्र हैं उसके नॉवेल्स में, उनमें सबसे ज़्यादा शानदार माइकल हेंचर्ड है। द स्टोरी ऑफ माइकल हेंचर्ड इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैन, तो माइकल हेंचर्ड की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है हु हैज़ क्विटेड द वेज, जिसने कि क्विट माने छोड़ दिए हैं, द वेज माने तौर तरीके, ऑफ वल्गर मैन, निकृष्ट इंसानों के, नीच इंसानों के तौर तरीके उसके अंदर नहीं है। विदाउट लाइट टू गाइड हिम ऑन अ बेटर वे, यानी बिना किसी लाइट के जो उसको रास्ता दिखाए, ऑन अ बेटर वे, बेहतर रास्ते पर चलने के लिए उसको मार्गदर्शन करे उसका, तो कोई उसका मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। किसी ने उसको नहीं सिखाया कि तुम अच्छाई पे चलो, सच्चाई पे चलो और किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो, किसी ने उसको नहीं सिखाया, ये उसके अंदर ऑलरेडी है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ह्यूमन वीकनेसेस, यानी सारी इंसानी कमियों के बावजूद, ही डिजर्व्स, वो लायक है, ऑल पिटी, हमारी दया का, कंपैशन, हमारी करुणा का, एंड एप्रिशिएशन, और हमारी प्रशंसा का। यानी उसने अपनी लाइफ में काफ़ी बुरे काम किए, काफ़ी गलतियाँ की, लेकिन तब भी हमें उस पर दया आती है, उसके प्रति हम करुणा से भरे होते हैं और हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं। तो यही होता है एक हीरो, है ना। हमारी अंदर जो पिटी और फियर पैदा होते हैं इसी वजह से होते हैं क्योंकि हीरो हमारे जैसा इंसान होता है। ही इज़ ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हिज शेडी लाइफ,
यानी वो हमेशा सचेत रहता है कि उसका जीवन शेडी है, मतलब कमियों से भरा हुआ, खामियों से भरा हुआ है। एंड लीड्स एज मच अ गुड लाइफ एज ही कैन, और जितना अच्छा जीवन वो जी सकता है उतना जीने की कोशिश करता है। इन ऑर्डर टू रिपेंट फॉर वॉट ही हैड डन, यानी जो कुछ वो पहले कर चुका है उसका पश्चाताप करने के लिए। यानी जब अपनी ज़िंदगी में कोई एक गलती आपसे हो जाती है और उस गलती का आपको एहसास हो जाता है, तो फिर आप आगे आने वाली ज़िंदगी में गलतियां करने से बचना चाहते हैं, और इसके लिए आप बहुत अच्छा ईमानदारी से भरा हुआ जीवन जीते हैं। कुछ लोगों को कभी एहसास नहीं होता, कुछ लोग गलती पे गलती करते हैं, हैवान बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम में से मनुष्य ऐसे होते हैं कि गलती का जब हमें एहसास हो जाता है तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं, लोगों के साथ बहुत ईमानदारी से पेश आते हैं। तो वैसा ही है ये हेंचर्ड। सूजन फाइंड्स अ प्रॉमिस इन वॉट ही एक्सप्रेसेस हिज शेम फॉर अ पास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ हिज लाइफ, यानी सूजन को उसके अंदर एक संभावनाएं मिलती हैं। प्रॉमिस का मतलब यहाँ कई बार होता है, वैसे प्रॉमिस माने वादा होता है, लेकिन यहाँ पर एक संभावना, जैसे हम कहते हैं ना कि वो प्रॉमिसिंग बॉय है, तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आगे जाकर बहुत तरक्की करेगा, प्रॉमिसिंग बॉय है या प्रॉमिसिंग स्टूडेंट है। तो सूजन को लगता है कि वो अपने आने वाले जीवन में बहुत तरक्की करेगा। ही इज़ सुपरस्टिशियस, वो अंधविश्वासी है। विच एक्सीलरेट्स हिज डूम, तो ये उसकी कमी है ना, इतनी सारी उसकी खूबियाँ हैं, इतनी सारी कमियाँ भी हैं, तो उसका जो डूम है यानी उसका जो विनाश है, एक्सीलरेट माने तेज हो जाता है, जल्दी हो जाता है। शायद इतनी जल्दी उसका विनाश ना होता अगर वो सुपरस्टिशियस ना होता, उसने जो वेदर फोरकास्ट पर विश्वास ना किया होता। ही इज़ अ जाइंट ऑफ रुइंस, हिज पनिशमेंट इज़ नॉट ग्रेटर देन ही कैन बियर, तो वो एक विशालकाय व्यक्ति है जो जिसका कि विनाश हो जाता है, और उसको जो दंड मिलता है वो उससे ज़्यादा नहीं है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, यानी कोई भी दंड इतना बड़ा नहीं है जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके। दस, इस प्रकार, ही इज़ एंडोर्ड विद, एंडोर्ड विद का मतलब होता है किसी के अंदर होना, तो उसके अंदर क्या है, अ हाई कैपेसिटी, एक ऊंची क्षमता है, एक बड़ी क्षमता है, ताकत है, ऑफ एंड्योरेंस, सहनशीलता की। हिज एंड इज ट्रूली ट्रेजिक, उसका अंत वास्तव में बड़ा त्रासद होता है, बिकॉज, क्योंकि ही बियर्स एज बेस्ट एज ही कैन, क्योंकि वो सहन करता है चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से जितना वो कर सकता है। इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ अ रियली ट्रेजिक हीरो, वो एक वास्तविक त्रासद यानी त्रासदी का नायक है। हु अराउजेज फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड फियर, जो कि दया और भय की भावनाएं पैदा करता है। तो ये अरिस्टोटल का कंसेप्ट है आइडियल ट्रेजिक हीरो का, कि हीरो ऐसा होना चाहिए जो देखने वालों के या जो पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, दर्शक हैं या ऑडियंस है या रीडर्स हैं, उनके दिल में दो भावनाएं पैदा करे, एक दया की, दूसरी डर की। दया कब आती है, जब किसी व्यक्ति को अपने कर्मों से ज़्यादा सहन करना पड़ता है, यानी गलती उसकी उतनी बड़ी नहीं है लेकिन उसको दंड उससे कई गुना मिलता है, तो हमें उस पर दया आती है। फियर कब लगता है, डर कब लगता है, जब हीरो जो कि सफ़र कर रहा है, जो कि कष्ट पा रहा है, वो हमारे जैसा व्यक्ति है, तो हीरो के अंदर जो कमियां हैं वो हमारे अंदर भी हैं, तो हमें डर लगता है कि ये भैया ये कमियां तो हमारे अंदर भी हैं, ऐसा ना हो जो हीरो के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो जाए। थोड़े बहुत सुपरस्टिशियस तो हम भी होते हैं, है ना, थोड़े बहुत रैश हम भी होते हैं, इम्पल्सिव हम भी होते हैं, गुस्सा हमें भी आता है, तो ऐसा ना हो कि हमारा गुस्सा कभी हमारे लिए इतना ख़तरनाक हो जाए जितना कि हीरो का हुआ। तो ये दो फीलिंग्स हैं पिटी एंड फियर की, तो ये दोनों ही फीलिंग्स हमारे अंदर जगाता है माइकल हेंचर्ड। ही इज़ नो डाउट मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग, तो निस्संदेह उसके खिलाफ, मोर सिंड अगेंस्ट का मतलब उसको ज़्यादा दंड मिला, अगेंस्ट देन सिनिंग मतलब जितना उसने पाप किया उससे कहीं ज़्यादा उसको दंड मिला। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड डेविड सेसल, तो ये एक क्रिटिक हैं, उनके शब्दों में, फेट इज़ टू मच फॉर हिम, यानी भाग्य ने उसके साथ
ज्यादती की है, नसीब ने उसके साथ ज्यादती की है। ही कम्स टू डिजास्टर, यानी उसका विनाश होता है। एंड हिज सफरिंग्स आर मोर देन ही डिजर्व, और उसके जो कष्ट हैं बहुत ज़्यादा हैं जिनके वो लायक था। इतने कष्टों के लायक नहीं थी उसकी गलती, उसको ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट दिए उसके नसीब ने, उसके भाग्य ने। तो ये था माइकल हेंचर्ड का कैरेक्टर स्केच। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।